वो जो उधर बैठे थे वो फादर है क्या? दीपेश सर के पास कोई नहीं? मम्मा आई थी सिर्फ? अच्छा भाई, मैंने देखा उधर कि कोई पेरेंट है दीपेश सर के पास बैठे, वो उधर बैठे थे। तुम लोग अभी पूरा क्लास ऐसे ही खड़े रहोगे? बाकी सबने किया है? 2, 3, 4, 5, 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ओके, क्या रह गया? 6, 7, 8 और 1। नंबर 1 इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो कि एक्सेप्शन है कैविएट एम्प्टर के। ये तो आप डायरेक्टली प्रोविजन के साथ, जो प्रोविजन होता है वही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का आंसर होता है। वो आपने लिख लिया। किया क्या होमवर्क? नहीं? क्यों नहीं किया? खड़े हो जा। कल नहीं था? परसों? परसों भी नहीं था? क्यों नहीं था? मेज बंद थी? बस बंद थी? अच्छा। और कौन है जिसने होमवर्क नहीं किया फिर भी वो बैठा है? अगर मैं चेक करूंगी तो बहुत बुरे फंसोगे। सोमेश, तूने किया क्या? होमवर्क दिखाओ सबके। हम्म। अलग बुक की क्या क्वेश्चन आंसर की? हम्म। सारे जम गए? आ गए? तो उधर अटक गई तो पूरी अटक गई। बाकी क्वेश्चंस किधर है? जो आता है वो लिख लिख सकती थी ना? नहीं लिखा ना? पहले नहीं खड़ी हुई? तू भी खड़ी हो जा प्रिया। एक क्वेश्चन नहीं किया? सभी आए? ठीक है, चलेगा। फ्राइडे सैटरडे राइटिंग होती है तो तब हो जाएगा। 3 नहीं जमा? 2, 3, 5 सारे लिखे? क्या रह गया? तीसरा, चौथा, दूसरा, पांचवा? कहाँ है तीसरा? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बहुत लोगों को डाउट है, एक्सप्लेन करती हूँ। थर्ड जम गया? पेंसिल से लिखा? जमा? तीसरा? बता। जम गया? अच्छा लिखा है। प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन प्रॉपरली लिखा है। लोगों का मुझे ऐसे दिखा नहीं, सब गिचिड़ मिचिड़ काला दिख रहा है। खड़े हो जा। फोटो भी भेज देना। ठीक है, देख लिया ना? अभी आपका जो नेक्स्ट होमवर्क रहेगा फॉर टुमारो, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 1 अपन स्किप करते हैं क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप एक बार रीड कर लेना जैसे आप रिवाइज करते हो। सो आपका अगला नेक्स्ट होमवर्क रहेगा 6, 7, 8। 3 क्वेश्चंस विल बी योर होमवर्क। जैसे जमता है वैसे लिखो, जैसे अटेम्प्ट कर सकते हो वैसे अटेम्प्ट करो। कीवी बुक लेकर आओ। मेरे को कैसे पता चलेगा?
बैठ जाओ, बैठ जाओ सब लोग। जिन्होंने आज होमवर्क नहीं किया, जो जो लोग खड़े हुए थे, ठीक है, जो जो लोग खड़े हुए थे कल सेम क्वेश्चन, मतलब कौन सा, 2, 3, 5, जिसने सॉल्व किया है वो क्वेश्चन आपको ट्वाइस सॉल्व करना है। दैट विल बी योर पनिशमेंट। दूसरा, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 विल बी योर होमवर्क, जो आपको एक ही बार सॉल्व करना होगा। ये अगर करके जो नहीं आया वो क्लास के आइदर बाहर जाएगा, नहीं तो बेंच पे खड़ा होगा। जिसको जो पनिशमेंट अच्छी लगती है मैं उसको वो पनिशमेंट दूंगी। कल आना है तो ये करके आओ। और आज जितने चेहरे दिख रहे हैं, मैं ऐसा समझूंगी अगर वो पर्सन नहीं आया कल तो उसने होमवर्क नहीं किया रहेगा, फिर अनदर डे उसको फिर सारे सारे चीज का डबल करना पड़ेगा। ये ट्वाइस +1 और इसका ट्वाइस, देख लो आपको पनिशमेंट बढ़ती जाएगी। कल जिसको, कल जो आएगा मेरी क्लास में जिसने आज होमवर्क नहीं किया है या मैंने नहीं दिया है, मुझे नहीं दिखाया, उनको ये सारी चीजें कल करके आना पड़ेगा। नहीं तो तुम लोग ग्रांटेड लोगों की होमवर्क नहीं किया है तो मैम कुछ नहीं बोलते, ऐसा नहीं है। तुम लोगों को बहुत सारे वार्निंग्स दिए जाएंगे। कल देख लेना क्या होगा। इधर मैं क्लास से बाहर निकालूंगी, और किसी को बहुत ही है कि बाबा क्लास में हमको पढ़ना ही है, सुनना ही है, तो बेंच पे खड़े होके क्लास अटेंड करना पड़ेगा, बेंच के ऊपर खड़े होके क्लास करना पड़ेगा। देख लेना क्या करना है। घर पे आराम से बैठ के होमवर्क करना है, कि यहाँ पे बेंच पे खड़े होके 2 घंटे का क्लास, और अपना क्लास अभी 2 घंटे है तो आपका पनिशमेंट 2 आवर्स तक चलेगा, जब तक मैं क्लास से ना जाऊं तब तक। और कल जिसने नहीं किया है मेरे आने से पहले ही बेंच पे खड़े हो जाना, मतलब वो भी टाइम बच जाएगा मेरा। मैं जो भी क्लास में होमवर्क देती हूँ उसका रीजन ये है कि तुम घर पे जाके क्लास नोट्स रिवाइज करो। क्लास नोट्स रिवाइज करो, जो आपने यहाँ पे लिखा है वो अगर घर पे जाके पढ़ोगे तो तुम्हारा रिटेंशन पावर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि कुछ सवाल ही नहीं उसका। बट अगर आज मैंने पढ़ाया, आज आपने लिखा, और 8 दिन बाद अगर आप वो चीज पढ़ोगे तो मे भी आपको कुछ चीजें भूलने के चांसेस है। अपना मेमोरी इतना स्ट्रांग नहीं रहता है, इंसानी दिमाग है, रोबोट तो है नहीं अपन। बट तुरंत का तुरंत अगर अपन कोई चीज कर ले तो वो बाद में लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। करके देखो, आज जो मैंने पढ़ाया वो घर पे जाके पढ़ लो, घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एंड सेम चीज 8 दिन बाद पढ़ो, तुमको ज्यादा समझेगा। और आज जो किया है वो छोड़ दो, 8 दिन बाद पढ़ के देखो कितना कम समझेगा, क्योंकि बीच में कोई रिवीजन ही नहीं है। क्लास का नोट्स कंप्लीट करना और क्लास का होमवर्क कंप्लीट करना ये तुम लोगों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें भलाई मेरी नहीं है, तुम्हारी है। नेक्स्ट यूनिट वी आर स्टार्टिंग, दैट इज अनपेड सेलर। अनपेड का मतलब होता है जिसने पैसा नहीं दिया है, या जिसको जिसको पैसा नहीं मिला है ना। सपोज आप एक दुकानदार के पास गए, ठीक है, आपने खरीदा, आपने कुछ सामान खरीदा, ग्रोसरी खरीदा, ग्रोसरी था 1000 रुपए का, 1000 रुपीज, और आउट ऑफ दिस 1000 रुपीज यू हैव पेड 500 रुपीज। 500 क्या हो गए, आउटस्टैंडिंग है, पेंडिंग है, देना बाकी है, आपने बोला 2 दिन में पैसे दे देंगे। तो क्या दुकानदार के पैसे पेंडिंग है? यस। सो वो दुकानदार को क्या बोला जाएगा, अनपेड सेलर बोला जाएगा। आप बोलोगे पूरा थोड़ी अनपेड है, आधा पे किया है। बट even if 1 rupee is also not paid to the seller, that seller would be considered as what? Unpaid one. 1000 रुपए की गुड्स आपने खरीदे और 1000 में से आपने 0 रुपया दिया, बोले आप गुड्स दे दो, हम कल पैसा लाके दे देंगे, पहचान के आपके, तो वो सेलर क्या माना जाएगा? अनपेड, बिकॉज ही हैज नॉट बिन पेड और मनी हैज नॉट येट पेड। फिर भी वो अनपेड है। हमने आधा पैसा दिया, आधा पे करना बाकी है, फिर भी वो अनपेड है। अगर हमने 1000 में से 900 रुपया दे दिया, 100 बाकी है, क्या फिर भी वो अनपेड है? इवन इफ 1 रुपी भी पेंडिंग रहा सेलर का, तो दैट सेलर वुड बी टर्म्ड एज अनपेड सेलर। द अनपेड सेलर का मतलब होता है द सेलर हु इज नॉट येट पेड। देखो, अनपेड सेलर का मतलब क्या है, सेक्शन 45(1) क्या बोलता है,
द होल प्राइस हैज नॉट बीन पेड, आइदर आपने पूरा पैसा नहीं दिया या फिर टेंडर एंड सेलर हैड इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। अगर आपने, जैसे कि क्या है, सेलर ने बोला कि पहले पैसा दो फिर मैं गुड्स दूंगा, और आपने पैसा नहीं दिया, गुड्स ले लिया, तो क्या सेलर के पास राइट होता है आपके ऊपर एक्शन लेने का? वो स्यू कर सकता है फॉर प्राइस, डेफिनेटली स्यू कर सकता है। तो इधर होल प्राइस पे नहीं की है या फिर थोड़ी बहुत प्राइस पे नहीं की है, इन ऑल द केसेस दैट सेलर विल बी टर्म्ड एज व्हाट, अनपेड सेलर। दूसरा, when the bill of exchange or negotiable instrument has been received on a conditional payment and the condition was received not been fulfilled by the reason। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब एक, इमेजिन कर लो कागज का एक टुकड़ा, दैट इज नथिंग बट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज हो या प्रोमिसरी नोट हो, उसमें एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, स्टैम्प्ड होता है, साइन होता है। उसमें क्या लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर एक्स वाई जेड सो एंड सो अमाउंट डेटेड, ये डेट पे मैं ये मिस्टर एक्स वाई जेड को इतना अमाउंट पे करने वाली हूँ या पे करने वाला हूँ, जो भी है उसे क्या बोला जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाएगा। अगर अगर सेलर ने बायर को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, ठीक है, सेलर ने बायर को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया और बोला कि तू 3 दिन में, 3 ड्यू डेट्स में क्या कर देना, पेमेंट कर देना, उस पे अगर बायर साइन करने को तैयार नहीं है तो मतलब सेलर क्या हुआ, अल्टीमेटली अनपेड हुआ। अगर बायर ने साइन कर दिया मतलब ही विल पे इन नियर फ्यूचर टू द सेलर, साइन कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो अनसाइंड है या ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज अगर ना हो तो उसे क्या बोला जाएगा, सेलर हैज बीन अनपेड। आइदर अपन ने कैश में पैसा नहीं दिया, चेक में पैसा नहीं दिया, या कोई जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल नहीं की है, तो दैट विल बी कंसिडर एज अनपेड सेलर। बोलो। पोस्ट डेटेड चेक दिया तो तो भी वो अनपेड माना जाएगा अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा चेक क्लियर नहीं हो जाता। या फिर और एक चीज, जैसे क्या किया, सेलर बायर ने चेक दिया, बायर के पास कैश नहीं है, 10,000 का सामान खरीदी किया और बायर ने चेक दिया सेलर को 10,000 का, क्या सेलर अनपेड है क्या? अभी तो चेक रिसीव किया, वैसे तो टेक्निकली अनपेड नहीं है, बट व्हाट इफ सेलर चले गया बैंक में चेक डिपॉजिट करने, चेक डिपॉजिट करने गया एंड चेक डिसऑनर हो गया, क्यों, तो सेलर के अकाउंट में मे बी उतने पैसे नहीं बचे होंगे या कोई और ट्रांजैक्शन हो गए होंगे उतने टाइम में, सो चेक डिसऑनर है, क्या अभी तक सेलर को उसका पैसा मिला है? सेलर को उसका पैसा नहीं मिला है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज, द पर्सन विल बी टर्म्ड एज व्हाट, अनपेड सेलर। कभी कभी बिल ऑफ एक्सचेंज या बाकी जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिसरी नोट, चेक, ऐसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू सम रीजन डिसऑनर हो जाते हैं, ड्यू टू सम रीजन चेंज इन लॉ या फिर डेफिशिएंसी ऑफ मनी, इसके वजह से डिसऑनर हो जाते हैं, तो ये केस में भी वो सेलर को क्या माना जाएगा, अनपेड माना जाएगा, क्योंकि उसको उसका पैसा अभी तक मिला नहीं है। इफ द साइंस द चेक, हाँ, साइंस द बिल ऑफ एक्सचेंज, फॉर दैट, फॉर द टाइम बिंग ही वोंट बी कंसिडर एज अनपेड, बट अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया ड्यू टू सम रीजन, देन ही विल बी अगेन अनपेड सेलर। हम्म, he is not unpaid, he for the time being is not unpaid, but maybe see bill of exchange promissory note में प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि चेक के केस में प्रॉब्लम आता है, और जनरली अगर अपने पास चेक आए तो कोई भी क्या करेगा, एज अर्ली एज पॉसिबल जाके चेक का प्रेजेंटमेंट करेगा बैंक में, क्योंकि अपने को भी चाहिए पैसा, आने को भी फिर 124 आवर्स लगते हैं, तब वो अनपेड नहीं माना जाएगा। बट वो चेक डिसऑनर हुआ या कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ, तब वो अगेन दैट सेलर विल बी काउंटेड एज, कंसिडर एज अनपेड सेलर। ये देखो यहाँ पे भी क्या एग्जाम्पल दिया है, एक्स ने गुड्स खरीदी किया 50,000 रुपए का, 40,000 पे कर दिए, पेंडिंग कितने हैं, 10,000, थोड़ी सी अमाउंट पेंडिंग है ना, 50 में से 40 दिया मतलब ऑलमोस्ट 90% अमाउंट हैज बीन पेड, बट क्या इवन फॉर 10% द सेलर विल बी कंसिडर एज अनपेड सेलर? यस, बिकॉज ही हैज नॉट बीन पेड। दूसरा एग्जाम्पल है, पी ने आर को गुड्स सेल किए, बोले आर ने क्या किया, पैसों के बदले चेक दिया, 60,000 का चेक था, और पी चला गया बैंक में, चला गया चेक को प्रेजेंट करने के लिए, चेक को डिपॉजिट करने के लिए, तो ऑन प्रेजेंटमेंट उसको पता चला कि चेक क्या हो गया है,
डिसऑनर हो गया है, साइन वाइन बराबर नहीं होगा, डेट वेट बराबर नहीं होगा, इसके लिए चेक हो गया डिसऑनर। तो नाउ वो जो सेलर है, क्या पी को अनपेड सेलर बोला जाएगा? हाँ, अनपेड सेलर बोला जाएगा, क्योंकि उसको उसका पैसा तो पूरा मिला नहीं है। अभी टेल मी, आपको अनपेड सेलर क्या होता है समझा? सेलर हु इज नॉट येट पेड, इवन पेंडिंग, मतलब 1 रुपया भी पेंडिंग है तो भी अनपेड माना जाएगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि जस्ट 1% अमाउंट पेंडिंग है, जस्ट 1% इज ऑल्सो अनपेड, दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर एज अनपेड। या चेक दिया है, कोई डॉक्यूमेंट दिया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, और अगर वो डिसऑनर हो गया तो इन दैट केस ऑल्सो द सेलर विल बी कंसिडर एज अनपेड सेलर, नो प्रॉब्लम। आपको क्या लगता है, अगर कोई सेलर अनपेड हो तो उसको राइट्स क्या होंगे, क्या राइट्स होंगे उसके पास? sue buyer for the price, remaining price, ओके, और repudiate the contract, सेल हो गया ना, goods has been delivered, so at we consider whenever goods are delivered to the buyer it is sale. Now sell के बाद can we claim back the goods? No, but can we sue for the price? Yes. तो अनपेड सेलर के पास वो राइट होगा। और क्या राइट रह सकता है, आपको क्या लगता है? डिले फॉर डैमेजेस, हाँ, अगर डिले किया तो डैमेजेस क्लेम करेगा। और गारंटी, आज गारंटी मतलब रिटर्न में, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर कोई तो रिटर्न में लेगा। यस, यस, राइट अवेलेबल की साइन करके दो, तुम 3 दिन में पैसा दोगे न, मेरे को भरोसा नहीं, कर सकता है। और लीन कैसे करेगा? बट बट यस, अगर सेलर के पास गुड्स है तो ही कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन इफ गुड्स आर विथ सेलर ओनली, ओनली इफ गुड्स आर विथ सेलर, बायर ने एडवांस देके गया तो गुड्स आर विथ सेलर, सेलर बोलेगा बचा हुआ पैसा दो तो ही मैं गुड्स का डिलीवरी करूंगा, बचा हुआ पैसा नहीं दिया तो मैं गुड्स का डिलीवरी नहीं करूंगा। सो दैट इज, हो सकता है ना, उसने एडवांस देके उसके नाम का साइड में रख के गया, साइड में रख के गया, और सेलर ने बहुत टाइम तक उसके नाम से साइड में रखा, सेलर आ नहीं रहा है रीजनेबल टाइम में, क्या वो लीन एक्सरसाइज करेगा या किसी और को बेच देगा? हाँ, उसको पैसा नहीं मिला है, दैट इज पॉसिबल। रिटेन मतलब लीन। सेलर गुड्स सेल तभी जाके कर सकता है अगर बायर रीजनेबल टाइम के अंदर पैसा पे ना करे, नहीं तो बायर के पास पैसा पे नहीं, पे करने के लिए 3 दिन बाकी है और 3 दिन में इधर सेलर ने सेल कर दिया, देन सेलर विल बी लाइबल फॉर द बायर्स लॉस। हाँ, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल पीरियड सेलर विल हैव टू गिव द नोटिस टू द बायर, सर आपने पैसा नहीं दिया है टाइम से, अब मैं आपका गुड्स क्या कर रहा हूँ, किसी को सेल कर रहा हूँ, देन ओनली सेलर कैन सेल विदाउट नोटिस एंड विदाउट एक्सपायरी ऑफ टाइम। अगर किया तो देन इट विल बी सेलर्स फॉल्ट, नॉट द बायर्स। जैसे आपने क्या बोला कि सेलर के पास क्या क्या राइट है, राइट ऑफ लीन हो सकता है, लीन व्हेन ओनली इफ द गुड्स आर विथ सेलर, सेलर के पास गुड्स रहे तो वो लीन एक्सरसाइज करेगा। ओके, अगर अगर seller buyer could not pay the money and goods are with the seller, can seller resell the goods? Definitely क्या करेगा, खुद रख के रीसेल ही करेगा, so he have right to resell the goods। अभी क्या है, बाय, ये देखो ये क्या है, ये अपना सेलर है और ये बायर है। सेलर ने क्या किया, ये ट्रक भिजवा दिया बायर की तरफ, ट्रक जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, बायर की तरफ जा रहा है, बीच में मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम पे 3 घंटे का रास्ता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम पे सेलर को पता पड़ा, किसी ने कॉल कर दिया सेलर को कि अरे वो जो आप बायर बायर को माल भिजवा रहे हो ना, किसी एक डीलर ने कॉल किया, वो बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है, न्यूज वगैरह देखी देखी नहीं क्या आपने? तो तब तक सेलर, ओनली सेलर हैज रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, ओनली सेलर हैज रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, सेलर क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, इसको मतलब कैरियर एजेंट को कॉल करेगा, अरे ये जो ट्रक है ना घुमाओ, वापस वापस लेके आओ ये ट्रक को,
क्यों? क्योंकि उसको गारंटी नहीं है बायर विल पे ना, बायर बिकम इंसॉल्वेंट। सेलर को रिस्क नहीं उठाना है, इसके लिए सेलर क्या कर सकता है, जो इन ट्रांजिट का माल है क्या वो वापस बुलवा सकता है, तो दैट इज ऑल्सो राइट अवेलेबल टू सेलर। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ buyer, in case of insolvency of buyer, if seller has reserved the right of disposal, then he can ask for the goods back, है ना, he can ask for the goods back। either lien exercise करो, रीसेल करो, या गुड्स एक बार चले गए हैं, when you parted with the possession, parted with the possession मतलब क्या, इतने देर तक गुड्स सेलर के पास थे, अभी सेलर ने जैसे ही गुड्स कैरियर एजेंट को दे दिया तो क्या गुड्स से वो दूर हो गया, इसे बोला जाएगा पार्टेड विथ पोजेशन। वंस गुड्स आर गिवन टू कैरियर एजेंट और एनी अदर पार्टी टू डिलीवर टू द बायर, राइट ऑफ लीन एंड्स, राइट ऑफ लीन एंड्स। तो वहां पे अभी गुड्स जा रहे हैं रास्ते में, बट क्या एक राइट बच गया उसको वापस बुलवाने का? यस, व्हेन सेलर पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ गुड्स, सेलर हैव राइट टू डिमांड बैक द गुड्स ओनली इफ ही हैज रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। सो ये कुछ राइट्स अवेलेबल होते हैं अनपेड सेलर के पास। अभी अनपेड सेलर के जो राइट्स हैं वो ऐसे है कि अगेंस्ट द गुड्स, मतलब गुड्स के साथ क्या कर सकता है, गुड्स को लीन करेगा, गुड्स को रीसेल करेगा, ऐसा। और एक होता है अगेंस्ट द बायर, बायर के साथ क्या करेगा, जैसे इसने बोला बायर को स्यू करना है, बायर को स्यू करेगा, जब वो बायर को स्यू करेगा मतलब गुड्स को कोई हार्म है क्या? नहीं। सो अगेंस्ट द बायर का मतलब होता है कि बायर के खिलाफ अनपेड सेलर को क्या क्या राइट्स है, बायर को पैसा मांगेगा, बायर को स्यू करेगा, बायर के घर पे ऑफिशियल असाइनी भेजेगा, दीज आर द राइट्स अवेलेबल टू अगेंस्ट बायर। एंड अगेंस्ट गुड्स मतलब गुड्स का कब्जा करेगा, गुड्स को रीसेल करेगा, गुड्स को कस्टडी में रखेगा, दीज आर द राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट गुड्स। तो हम दोनों टाइप के राइट्स देखेंगे, अगेंस्ट गुड्स देखेंगे और अगेंस्ट बायर भी देखेंगे। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स, गुड्स के साथ क्या कर सकता है अनपेड सेलर? अगेंस्ट गुड्स में दो चीजें आती है, दो चीजें क्या, एक तो गुड्स बायर के पास चले गए होंगे या फिर गुड्स सेलर के पास होंगे। अगर सेलर के पास होंगे तो वो लीन एक्सरसाइज कर सकता है, बायर के पास चले गए तो अब तो नहीं कर सकता, बट ट्रांजिट में है तो वापस बुलवा सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। तो एक चीज ये है कि प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो गई है, दूसरी चीज है कि अभी तक प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर नहीं हुई है, मे बी ट्रांजिट में होगी। तो ये दोनों सिनारियों के साइड से देखना है हमें। राइट अगेंस्ट गुड्स, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स, पहला राइट है सेलर्स लीन। गुड्स के साथ क्या कर सकता है, अगर गुड्स अभी तक सेलर के कब्जे में है, ओके, गुड्स अभी तक सेलर के पास है और बायर बोला सर आधा पैसा दिया है, आधा पैसा अभी देके मैं गुड्स लेके जाता हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में, और आधा पैसा नहीं दिया डिसाइडेड टाइम में, तो क्या सेलर के पास ऑप्शन होता है टू एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन? लीन का मतलब होता है गुड्स पे कब्जा करना, अपने ही गुड्स अपने पास है, मतलब सेलर के पास जो गुड्स है उसी गुड्स को उसके पास ही रखना, रिटेनिंग द पोजेशन, रिटेनिंग द पोजेशन दैट इज कब्जा करना, है ना, दैट इज राइट ऑफ लीन। अभी राइट ऑफ लीन अनपेड सेलर कब कब एक्सरसाइज करेगा, उसके पास जब गुड्स होगा तभी जाके। राइट ऑफ लीन कैन एक्सरसाइज ओनली व्हेन ही इज नॉट पार्टेड विद द पोजेशन, ऐसा बोल सकती हूँ, और द गुड्स आर विथ हिम, द गुड्स आर विथ सेलर until the payment of price has not been done. The unpaid seller of goods who is in the possession of goods entitled to retain the possession, अभी तक possession सेलर के पास ही है, बट वो possession को retain कर सकता है, हाँ कर सकता है, जब goods are not paid, जब price is not paid, और payment of them until the payment of price, जब तक पूरा पैसा नहीं आता है सेलर बोलेगा रहने दे, मेरे पास ही रहने दे गुड्स। कौन सी चीजें हैं, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिप्यूलेशन टू क्रेडिट, मतलब क्या, देयर इज नो टाइम बाउंडिंग, क्रेडिट दिया है, उधारी पे दिया है, उधारी पे दिया और ऐसी बातचीत हुई है बायर सेलर के बीच में, मैं जल्दी पैसा दे दूंगा,
सो दैट इज स्टेपुलेशन एज पर क्रेडिट. दूसरा है वेयर द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज बीन एक्सपायर्ड. मतलब क्रेडिट पे उधारी पे माल बेचा है, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन है, जैसे बायर बोला 5 दिन में पैसा देता हूं, 5 दिन कब के खत्म हो चुके, अभी तक पैसा नहीं दिया, तो क्या सेलर लीन कर सकता है? सेलर लीन कर सकता है, गुड्स पे कब्जा कर सकता है. थर्ड, बायर अगर हो गया इंसॉल्वेंट, अगर कोई इंसॉल्वेंट होता है तो वो लाइबल होता है पे करने के लिए, लाइबल होता है बट ही इज नॉट कैपेबल ऑफ पेइंग द लाइबिलिटीज, है ना, तो वो पे नहीं कर सकता है. तो जैसे ही अगर सेलर को पता चला कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, एट दैट मोमेंट सेलर कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन, बट ऑफ कोर्स ओनली व्हेन गुड्स आर विथ हिज पोजेशन. गुड्स उसके पास है तो ही कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता. इंसॉल्वेंट का मतलब ऐसा है क्या कि सेलर के ऐसे कान पे उड़ती उड़ती न्यूज आई, कोई एक रैंडम पर्सन ने बोल दिया कि अरे ये इंसॉल्वेंट हो गया, तो सेलर ने मान लेना चाहिए क्या? क्या होता है इंसॉल्वेंट का मतलब? क्या होता है इंसॉल्वेंट का मतलब? क्या होता है कि बाबा किसी पर्सन के लाइबिलिटीज उसके एसेट से क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, और वो पर्सन अनेबल टू पे ड्यूज. बट मेरा एक क्वेश्चन है, हम कैसे समझे कि कोई इंसॉल्वेंट हो गया है? अभी आपको कैसे पता चलेगा कि मैं इंसॉल्वेंट हो गई हूँ? मैं बोल रही हूँ हाँ मैं इंसॉल्वेंट हो गई, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे लाइबिलिटीज ज्यादा हो गए, मेरे पास देने के लिए कुछ रुपया भी नहीं है, मैं बोल रही हूँ, मान लोगे? नहीं. एनी पर्सन हु इज एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट, any person who is adjudicated insolvent by court, then only he will consider as insolvent person. बाकी वो खुद बोले या 4 लोग बोले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट किया हुआ होना चाहिए. पेपर रहता है, डॉक्यूमेंट रहता है, प्रूफ रहता है, स्टैंप रहता है उस पे. कोर्ट क्या करता है? इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट करता है. तुम्हें अभी तुमको लगता है क्या कोई पर्सन खुद से इंसॉल्वेंट बनना चाहेगा? टेल मी, नहीं लगता है? क्या लगता है कोई पर्सन खुद से इंसॉल्वेंट बनना चाहेगा? नहीं लगता है. ऐसा क्यों? कमीपना लगता है क्या? बोलती हूँ प्रपोर्शनेटली रिडक्शन होगा, फ्यूचर लोन नहीं मिलेगा, क्रेडिट स्कोर खराब होगा. ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन खुद को इंसॉल्वेंट नहीं मानेगा. बट एक सिचुएशन बताती हूँ, लेट से मेरा एग्जाम्पल ले लो. ओके, मेरा सिचुएशन ले लो कि अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है, मेरे पास एसेट है 1 करोड़ रुपीज के, आई हैव एसेट वर्थ रुपीज 1 CR, मेरे लाइबिलिटीज है 2.5 CR. सो ऑफकोर्स माई लाइबिलिटीज आर मोर देन माई एसेट, करेक्ट. और आई एम नॉट एबल टू पे द ड्यूज, मेरे इतने सारे देने हैं, 10-15 लाख तो मेरे को ऐसे देने हैं लोगों के, एंड आई एम नॉट एबल टू पे दैट. अभी लोग सारे मेरे घर पे आके बैठे, अरे हमारे पैसे कब दोगे, हमारे पैसे कब दोगे. कुछ लोग धमकी दे रहे, आपके घर का एसी उठा के लेके जाएंगे, कुछ लोग बोल रहे आपके घर का फर्नीचर उठा के लेके जाएंगे, बिकॉज आई एम सपोज टू पे देम, राइट. तो ये सिचुएशन में मेरे पास क्या ऑप्शन, मैं क्या करूं? टेल मी, क्या करूं? क्या लगता है मैं क्या करूं? व्हाट कैन आई डू? व्हाट लीगल ऑप्शन आई कैन एक्सरसाइज? आई कैनॉट एक्सरसाइज एनी. आई कैन डू वन थिंग, आई कैन गो टू कोर्ट, और कोर्ट को मेरा पूरा बैलेंस शीट दिखाऊंगी, पूरा बैलेंस शीट दिखा के आई कैन से सर प्लीज एडजुडिकेट मी एज इंसॉल्वेंट. उससे मेरा फायदा क्या होगा? एग्जैक्टली exactly. वो तो नहीं मिलेगा, वो तो एक उसका क्या बोलते हैं मेंटल पीस है. बट दूसरी बात, इफ आई एडजुडिकेट इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट, मेरे घर पे लोग आए पैसे लेने के, अरे आपके इतने लोन है मैम, तो मैं उनको वो पेपर दिखाऊंगी, ये देखो मेरे को कोर्ट ने इंसॉल्वेंट करार कर दिया है, मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए, तो आपका जो डेट होता है, आपका जो डेट है उसमें मुझे प्रपोर्शनेट क्या करके दो, डिक्रीज करके दो, प्रपोर्शनेट रिडक्शन करके दो. सो ये करना मेरे हाथ में है क्या? नाउ जैसे ही मैंने कोर्ट का हेल्प लिया, एवरीथिंग विल गो इन हैंड्स ऑफ ऑफिशियल असाइनी. नाउ ऑफिशियल असाइनी आ गए मेरे घर पे, मैंने बोला था 1 करोड़ का एसेट है, मेरे बोलने पे थोड़ी भरोसा करेंगे, ना ही मेरे बैलेंस शीट पे भरोसा करेंगे. आएंगे मेरे घर पे आके वैल्यूएशन करेंगे मेरे प्रॉपर्टी का, एसेट का, मेरे लाइबिलिटीज चेक करेंगे, क्या है, कितने डेटर है, कितना क्रेडिटर है, मेरे सारे लाइबिलिटी एसेट सब चेक करेंगे. एंड नाउ
मेरी जो सारी चीजें हैं, मतलब मेरे जो गुड्स हैं, जो मेरी 1 करोड़ का सारा प्रॉपर्टी है, अभी वो ऑफिशियल असाइनी क्या कर लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे। अभी जो मेरे पास पैसे मांगने लोग आए थे, वो किसके पास जाएंगे? दे विल गो टू ऑफकोर्स ऑफिशियल असाइनी, दे विल डिसाइड। हाँ, तुम्हारा 10 लाख का था लोन, तुम्हारे प्रोपोर्शनेट रिडक्शन करके एक 25-30% रिडक्शन हुआ है, आपको 5-6 लाख मिलेगा। आपका 25 लाख था, आपको 12 लाख मिलेगा। तो दिस काइंड ऑफ प्रोपोर्शनेट रिडक्शन विल हैपन इफ एनी पर्सन एडजुडिकेट इंसॉल्वेंट। ये बात सच है कि बाबा उसका क्रेडिट स्कोर की तो, हाँ, वो दूसरा आगे फ्यूचर में कोई अगर उसको बिजनेस सेट भी हो गया कुछ सालों बाद, तो उसको फ्यूचर में जितना लोन मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, क्रेडिट स्कोर खराब होने के वजह से। सो ये सारी चीजें होगी। और एक दब्बा आ जाता है अपने कि बाबा ये आदमी ये टाइम पे इंसॉल्वेंट बैन हुआ था। और एक चीज है अपने लॉ में कि जो कैपेबिलिटी सेक्शन 11 है, सेक्शन 11 में कौन कौन पर्सन कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे अनसाउंड माइंड है, माइनर है। क्या इंसॉल्वेंट इज वन ऑफ द पर्सन जो अपनी लिस्ट में है? तो वही प्रॉब्लम है कि अगर कोर्ट ने किसी को इंसॉल्वेंट करार कर दिया तो दैट पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब छोटी मोटी क्या, बिस्किट का पैकेट भी नहीं लेने जा सकता है क्या? वो चीजें कर सकता है, बट देन घर खरीदना या गुड्स खरीदना या फिर अपना जो है शेयर्स खरीदना खुद के नाम पे, कोई कंपनी ओपन करना, कंपनी में एम्प्लॉय बनना, कंपनी में डायरेक्टर बनना, ये सारी चीजें मुश्किल हो जाती है उसके लिए। क्योंकि उस पे एक दब्बा है ना? वो एक अपना लॉ है। बट मैं हमेशा मेरे क्लास में भी पूछती रहती हूँ कि मेरे हिसाब से अगर आपको क्या लगता है, कोई पर्सन इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट हो गया, उसको सॉल्वेंट बनने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना। तो ये थोड़ा सा है, ड्रॉबैक है। कुछ चीजों पे रिस्ट्रिक्शन रहना चाहिए, कुछ चीजों पे नहीं रहना चाहिए। कि एनी इंसॉल्वेंट पर्सन अनटिल एंड अनलेस ही डोंट वर्क, हाउ ही विल पे ऑफ हिज ड्यूज, हाउ ही विल बी सॉल्वेंट, है ना? ऐसा बहुत गहरा डिस्कशन चल रहा है अपना, जा रहा है क्या दिमाग में कि समझ रहा है? हाँ, ठीक है। सो राइट ऑफ लीन कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? व्हेन क्रेडिट पे दिया है बट टाइम नहीं दिया है, मतलब विदाउट एनी स्टिपुलेशन, कितने भी टाइम में पे करो। बट क्या कितने भी टाइम में पे करना चाहिए क्या? रीजनेबल टाइम भी एक कंसेप्ट होता है। या फिर सेलर ने उधारी दिया है, बोले 4 दिन में पे करो, तो 4 दिन इज अ स्टिपुलेशन। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दिस 4 डे सेलर कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन। या फिर और एक चीज होती है, जब बायर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया भाई, बायर इंसॉल्वेंट और सेलर को पता पड़ गया, सेलर को पता चला कि बायर इंसॉल्वेंट है, सो ही कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन। अगर पार्ट डिलीवरी हो गई है तो, जैसे कि 100 टन ऑफ बॉक्सेस जाने वाले थे बायर के घर पे, 50 टन पहुंचा दिए, 50 टन पहुंचा दिया। और क्या बोला था बायर, क्या बोला था सेलर को, सर मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगा, एक बार आधी डिलीवरी आ जाए मेरे घर पे, पार्ट डिलीवरी आ जाए, फिर आई विल पे यू होल अमाउंट, होल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सो सेलर ने बोला ठीक है, सेलर ने आधा माल भेज दिया। अभी आधा माल भेजने के बाद भी बायर पैसे ही नहीं दे रहा है, तो सेलर बोल सकता है ठीक है, बचा हुआ आधा माल मैं तभी आपको डिलीवर करूंगा जब आपका क्या होगा, पूरा पैसा आएगा, पूरा पैसा आएगा। तो क्या हाफ डिलीवरी या पार्ट डिलीवरी के केस में भी सेलर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है? कर सकता है, नो प्रॉब्लम विद दैट। टेल मी, व्हेन लीन इज टर्मिनेटेड, टर्मिनेट का होने का मतलब होता है खत्म होना, कैंसिल होना, बंद होना। लीन कब खत्म होगा? व्हेन लीन विल बी, व्हेन गुड्स हैव बीन गॉन। मतलब क्या, सेलर ने उसके गुड्स क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं ट्रांजिट में। सो इज ही पार्टेड विद द पोजेशन? नाउ ही इज पार्टेड विद द पोजेशन, गुड्स आर नॉट विथ हिम। सो क्या बोला जाएगा उसे? दैट विल बी कंसिडर एज राइट ऑफ लीन हैज बीन टर्मिनेटेड। अब क्या लीन करे, गुड्स तो चले गए ना। और कब लीन टर्मिनेट होगा? जब बायर ने पैसा दे दिया। अब जब बायर ने पैसा दे दिया तो गुड्स उसके पास रख के क्या करे, वो गुड्स भी दे देगा, देन राइट ऑफ लीन विल बी टर्मिनेटेड। और वे, मतलब सेलर इतना महान है कि उसने बोला चल ठीक है, तूने पैसा नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, मैं गुड्स पहुंचा देता हूँ, घर की बात है, पहचान है। सो वेवर के केस में भी राइट ऑफ लीन विल बी टर्मिनेटेड, राइट ऑफ लीन विल बी कैंसल्ड, है ना?
अभी एक एक चीज पूछूंगी, सबको एक एक चीज बताना है। नकुल बताओ, अनपेड सेलर क्या होता है? टेल मी व्हाट इज अनपेड सेलर। पहले तो तू अच्छे से बैठ। हाँ, अनपेड सेलर क्या होता है? मैंने तो टाइटल का नाम ही पूछा, अनपेड सेलर वॉज द नेम ऑफ टाइटल। टेल मी व्हाट इज। हिंदी, मारवाड़ी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज में बोल, सब आती है। मराठी में बोल दे चल। अनपेड सेलर म्हणजे काय? व्हाट इज अनपेड सेलर? वो नकुल है, जो नकुल है वही बोलेगा। हाँ बोल नकुल। अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। एक लाइन का आंसर है। कोई भी लैंग्वेज में बोल, कोई बात नहीं, इंग्लिश में ही देना ऐसा जरूरी नहीं। मेरे को अंडरस्टैंडिंग चेक करना है। अनपेड सेलर का मतलब क्या है? पैसा नहीं दिया अभी तक, है ना? वही बोला तू। किसने नहीं दिया? बायर ने। पूरा पैसा नहीं दिया कि आधा पैसा नहीं दिया? आधा नहीं दिया। और पूरा नहीं दिया तो इंसॉल्वेंट हो गया। मेरे को पूछना है कि बायर ने आधा पैसा नहीं दिया तो वो सेलर क्या बोल रहा है तू? अनपेड बोल रहा है। बायर ने अगर कुछ भी नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया तो वो सेलर अनपेड है क्या? फिर भी अनपेड है। 1000 में से 900 रुपया दिया तो भी अनपेड है। और 1000 में से 1000 नहीं दिया तो तो इंसॉल्वेंट है। ऐसे कैसे? मतलब तुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ भी पैसा नहीं दिया तो इंसॉल्वेंट है? ऐसा नहीं है। अगर सेलर को हमने इधर पूरा या आधा या थोड़ा भी पैसा नहीं दिया तो वो सेलर को क्या माना जाएगा? अनपेड सेलर माना जाएगा। लीन क्या होता है सोमेश? लीन क्या होता है बोल। कब्जा करना। ठीक है। इसके मंथन के पीछे कौन बैठा है? हर्ष बैठा है। हाँ ठीक है। साहिल बोल, राइट ऑफ लीन कब एक्सरसाइज कर सकते हैं सेलर? आगे वाले ने पैसा नहीं दिया होगा तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है उसके लिए? लीन कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? बट एक कंडीशन ऐसी है क्या कि अगर सेलर को कब्जा करना है तो गुड्स उसके पोजेशन में होना चाहिए, गुड्स उसके पास होने चाहिए। देन ओनली ही कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन। अपने पास होने चाहिए। क्या गुड्स का एक बार पोजेशन दूर हो गया तो लीन हो सकता है? हो ही नहीं सकता। लीन मतलब ही कब्जा करना हुआ। लीन कैनॉट हैपन व्हेन वी पार्ट विद द पोजेशन ऑफ गुड्स। ओके। हाँ पूछो। बोलना है कुछ बोलो। यस। समजा काय झालं? समजा काय सेलर लीन संपवून म्हणजे गुड्स पाठवले. गुड्स पाठवणं म्हणजे लीन संपणं. लीन कॅन एक्सरसाइज ओनली वेन गुड्स आर विथ सेलर. तसं नसतं. लीन काढणं या घालणं हे सेलरवर डिपेंड नसतं. सेलर कैन ओनली एक्सरसाइज लीन व्हेन गुड्स आर विथ हिम. लीन का मतलब कोई उस पे ऐसा सिक्योरिटी देना नहीं होता है। लीन्स का मतलब कब्जा करना होता है। तो सेलर ऐसी कंडीशन, अल्टीमेटली अगर सेलर उसको बोल रहा है कि मैंने लीन कर लिया, मतलब ही वो कंडीशन है कि तू पैसे दे और गुड्स लेके जा। जब्त कर लिया मतलब लीन होता है। ऐसा नहीं कि उसको बोला मैं लीन निकालूंगा। लीन डालना या निकालना ऐसा कुछ सेलर का हाथ में नहीं होता है। लीन करना मतलब ही कब्जा कर लेना, अपने पास रख लेना। दैट इज लीन। समझा क्या? टेल मी लीन कब टर्मिनेट होगा? तेरा नाम मैं भूल गई। सोहम। हाँ सोहम बोल, लीन कब टर्मिनेट, कब खत्म होगा लीन? पैसा पैसा पूरा दे दिया बायर ने, लीन खत्म ही हो जाएगा।
अब क्यों करेगा लीन? और साक्षी, गुड्स जब बायर को डिलीवर कर दिए मतलब सेलर हैज पार्टेड विद द पोजीशन। हाँ, और प्रिया, लीन कब खत्म होगा? जब गुड्स चले जाएगा मतलब सेलर के पोजीशन में नहीं होगा। ओके, या फिर सेलर ने वेव कर दिया, वेव ऑफ, माफ कर दिया, जाओ ठीक है मैं गुड्स दे देता हूँ, पैसा देना है दो, नहीं देना है मत दो, तो दैट इज वेव ऑफ। वेव ऑफ के बाद भी, वेवर के बाद भी क्या हो जाता है? राइट ऑफ लीन विल बी टर्मिनेटेड। अभी मैं सब सम अप अगर करूं तो राइट ऑफ लीन कैन ओनली बी एक्सरसाइज व्हेन गुड्स आर स्टोल विदाउट सोल्ड सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट। मतलब क्या कि उधारी नहीं है, उधारी नहीं दे रहे, कैश दो फिर पैसा, सामने वाला कैश देने को तैयार नहीं, फिर सेलर क्या करेगा? गुड्स रख लेगा उसके पास। दूसरा है कि क्रेडिट टर्म एक्सपायर हुआ है, उधारी पे दिया था गुड्स लेकिन टाइम पीरियड हैज बीन एक्सपायर्ड, देन वो लीन करेगा। या फिर सेलर को पता चल गया अरे बायर हो गया इंसॉल्वेंट, तब वो लीन करेगा, अब नहीं बेचता मेरे को, या पहले पैसे दे फिर बेचता हूँ। सो इन दैट केस लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड। लीन कैन बी टर्मिनेटेड व्हेन, जब सेलर खुद वेव ऑफ कर देगा, माफ कर देगा, या फिर बायर खुद पूरा पैसा दे देगा, या फिर सेलर गुड्स को भिजवा देगा किसी के हाथों, मतलब उससे दूर कर देगा गुड्स को, तो लीन ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। और एक चीज है लीन एंड होने का बाय स्टॉपल। स्टॉपल मतलब कंडक्ट कैसे? दैट इज वेयर द सेलर कंडक्ट हिमसेल्फ दैट ही लीड थर्ड पार्टीज टू बिलीव दैट लीन डज नॉट एग्जिस्ट। इसका एक सिंपल मैं मीनिंग बोलती हूँ कि उसने बायर को ऐसा बताया था या ऐसा ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में था कि अगर बायर ने पैसा दिया भी नहीं तो भी मैं इस पे कब्जा नहीं करूंगा, ये एक्सप्रेस था। मतलब ऐसा ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में था, या बोला नहीं था कि हम लीन करने वाले हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन ही नहीं है, तो देन लीन कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड। या फिर गुड्स एक बार आपने कैरियर एजेंट को डिलीवर कर दिए, एक बार कैरियर एजेंट को डिलीवर कर दिए, तो क्या राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है? ऑटोमेटिकली नॉट, बाय डिफॉल्ट है ना, बाय स्टॉपल है। अगर हम कैरियर एजेंट को कोई गुड्स डिलीवर करते हैं मतलब हम लीन को छोड़ रहे हैं ना, राइट ऑफ डिस्पोजल है, बट हम क्या लीन कर सकते हैं क्या? सो इन दैट केस लीन विल बी टर्मिनेटेड, वी कैन रीगेन द गुड्स। अगर पता चला कि बायर इंसॉल्वेंट हुआ तो, या पता चला रिस्की है बायर पे नहीं कर रहा है, तो कर सकते हैं। सो बाय स्टॉपल ऑल्सो, तो बिल ऑफ एक्सचेंज यूज करना कभी भी बेस्ट है। नहीं, लीन करना कंडीशन में नहीं होना चाहिए, बट लीन ना करना इसके लिए आप एक्सप्रेस कंडीशन डाल सकते हो। लीन करना इज इट बाय डिफॉल्ट, ये चीज बाय डिफॉल्ट है, मैं सेलर हूं और मेरे को बायर ने पैसा नहीं दिया तो मैं उसको गुड्स नहीं दूंगी, गुड्स ना देना मतलब ही लीन करना, दैट इज बाय डिफॉल्ट अनसेड। बट इफ इट इज एक्सप्रेसली रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट कि देखो मेरे को पैसा देने का, बायर बोल रहा है मेरे को पैसा देने का 2-4 दिन लेट भी हुआ तो भी अब लीन एक्सरसाइज मत करना, क्योंकि मेरे को अर्जेंट बेसिस गुड्स चाहिए होते हैं, तो क्या मैं लीन एक्सरसाइज कर सकती हूँ? सो नहीं करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, करने के लिए जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज बाय डिफॉल्ट। बोलो। यस, दैट इज ओनली कंडीशन, बायर शुड नॉट पे द प्राइस। लीन क्यों करेंगे हम, गुड्स का कब्जा क्यों करेंगे? कोई भी मतलब क्या रीजन, बायर और सेलर की लड़ाई हो गई आपस में, ऐसे नहीं कर सकते। नहीं बेचना कैसे? अरे देख, तू सेलर है और ये साहिल बायर है। हाँ, बट अगर साहिल ने पैसा दे दिया तो तेरे को, तो वो तो पैसे नहीं दिए तो ली नहीं हुआ, तो नहीं बेचना थोड़ी हुआ। पैसे देकर भी तू बोल रही जा मेरे को नहीं बेचना तेरे को गुड्स, तो दादागिरी हो गई। तो पहले ही मत बेचना था ना। हाँ,
ले लेगा मतलब खुद के पास रहेगा तो भी लेगा। नहीं कर सकता। अभी डॉन बिस्किट का पैकेट लेने गया, तो डॉन डॉन है बोल के बिस्किट नहीं बेचेगा क्या सेलर? बोल रही हूँ। बाद में पता चला वो डॉन है, बट वो भूखा थोड़ी रहेगा, डॉन भी खाना खाता ही है ना, दूध बिस्किट चाय बिस्किट। मशीनरी। नहीं कर सकती तू। लीन क्या नॉन लीन इसके वजह से नहीं कर सकते कि बाबा सामने वाले का क्या गुडविल है, सामने वाले का क्या रेपुटेशन है, गुंडा है क्या अच्छा आदमी है, वो देख के लीन नहीं एक्सरसाइज कर सकते। लीन कैन ओनली बी एक्सरसाइज व्हेन द मनी हैज नॉट बीन पेड बाय द बायर। झगड़े हो गए, आपकी आपसी लड़ाई है, कुछ भी है, सेलर ने मतलब इसने तेरे को पूरा पैसा दिया तो यू कैन नॉट एक्सरसाइज, इसने नहीं दिया तो यू कैन एक्सरसाइज लीन, नॉट बिकॉज इज योर दुश्मन, बट बिकॉज यू हैव नॉट पेड द प्राइस। Only price will see, take price into consideration and not the don, not the goodwill, not the reputation, है ना? लीन करने के लिए आदमी नहीं देखना, पैसा देखने का। लीन मतलब कब्जा, पैसा नहीं मिला तो कब्जा। बाकी कुछ नहीं, बाकी क्या करने का अपने को। अभी सेलर के पास 10 कस्टमर आते हैं। हाँ, झगड़े का अभी क्या है, पैसा दे दिया बायर ने, तुमने गुड्स दे दिया, फिर आपसे झगड़े करते बैठा वो, फिर आप बोलोगे चल निकल यहाँ से, अगली बार मत आना। आपको पैसे मिल गए, उसको गुड्स मिल गए। बट अगर आपको आधा पैसा दिया या पैसा नहीं दिया और गुड्स अभी तक आपके पास ही, आप देने ही लगे थे गुड्स, जितने में झगड़ा करना चालू किया, आप ले सकते हो गुड्स। अभी आपके लेने का ग्राउंड क्या है कि बाबा मेरा झगड़ा हुआ है, वैसे लीगल ग्राउंड क्या है कि आपका पेमेंट नहीं हुआ है। दैट इज वाई। थोड़ा सा लिख लो चलो। लीन क्या होता है समझा, अनपेड सेलर क्या होता है समझा, लीन कब एक्सरसाइज कर सकते हैं वो समझा, लीन कब टर्मिनेट कर सकते हैं वो समझा। एवरीबडी, इधर कोई प्रॉब्लम है तनुजा, तनुजा और ये स्नेहल, एनी डाउट किसी को भी नहीं? लिखो अनपेड सेलर। तू क्या कर रहा है, अनपेड सेलर का भी फोटो निकाल रहा है क्या प्रसाद? तेरे को नंबर है क्या? आगे बैठा कर, इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड बेंच पे आगे बैठा कर थोड़ा। और अगर कोई हाइटेड लड़का आगे बैठना चाहता है तो मेक श्योर वो कोने में बैठे, मतलब पीछे वालों को तकलीफ ना हो, छोटी छोटी लड़कियों को। हाँ, अनपेड सेलर यूनिट 4। गलत बोला क्या? यूनिट 4 अनपेड सेलर। क्या बोला, कौन क्या बोला, क्या बोला गौरव? थोड़ा जोर से तो बोला करो, मेरे तक आवाज जानी चाहिए। क्या बोला? नहीं समझे, क्या बोला जयेश वो? ऐसा कुछ नहीं, इंसान गलती है, एक मराठी में एक म्हण आहे, माणूस चुकीचा पुतळा असतो। चुकीला माफी नाही, माफी असते ना, मग काय। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45(1) अनपेड सेलर, मैं जो हाईलाइट करी वो लिख लेना। रहा तो ठीक है, नहीं नहीं रहा तो कोई जरूर ये नहीं है। सभी लिखना ही है। क्या बाप रे, बाप रे माँ रे।
लाइट बंद का क्या प्रॉब्लम होता है बोला ना तुम लोगों को। बाद में वो रिकॉर्डिंग में अंधेरा ही, पूरे रिकॉर्डिंग में अंधेरा ही रहता है। नहीं ना यार, मेरी थोड़ी इमेज का सवाल है। बाद में मैं पूरी ऐसी भूत बन के पढ़ाती हूँ, फिर बच्चे डर जाएंगे। चलो कर देती हूँ। अभी आप बोल ही रहे हो तो तुम लोगों से ज्यादा कुछ है नहीं मुझे। सच्ची बात है। तुम लोगों में से किसी का ऐसे एकदम पैशन होगा ना कि आपको ऐसे टीचिंग करना है या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, ऐसा तो तुम लोगों को समझेगा। कुछ तो बोला रहेगा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना उस पे। मतलब खुद के बच्चे नहीं, लोगों के बच्चे। खुद के बच्चे कौन बोला? मंथन ही बोला रहेगा। मेरे को पता है ना अभी कौन क्या सोच सकता है। बहुत अच्छे से पता है मेरे को। नहीं बोला। अच्छा। सामने के दो बेंचेस पे अंधेरा पड़ रहा है बट लिख पा रहे हो क्या? ये लिखो रे जल्दी जल्दी। फिर लिखेंगे राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। डाउट्स नहीं आते, कुछ नहीं आते, कुछ समझता नहीं मेरे को कभी कभी। बट तुम लोग अगर खुद मन से पढ़ोगे तो डाउट्स रहने चाहिए। इतना भारी पढ़ाती क्या मैं? पर मेरा ऐसे कि मैं एक चीज चार चार बार बोलती हूँ तो आपके उधर ही क्लियर हो जाते होंगे। लिख लिया, डन। नेक्स्ट पॉइंट। फिर कम बातें करो जरा मेरे से, मेरे को क्या, मेरे को थोड़ी लिखना है, मैं तो रिकामी हूँ, मैं तो बातें करूंगी। सबसे ज्यादा पढ़ लॉ के क्लास में लिखते होंगे तुम, और अकाउंट्स एक है ना। शांति शांति। उसके बाद राइट्स ऑफ अनपेड सेलर हेडलाइन डाल के रख ला। हेडिंग डाल के रख दो, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। उसमें अगेंस्ट गुड्स भी देखेंगे, अगेंस्ट बायर भी देखेंगे। राइट वन अपन अगेंस्ट गुड्स देख रहे हैं। ऑनलाइन में आर्या, सुयांश, प्रेरणा। आर्या हैज बीन एडेड राइट? आर्या, आर यू देयर इन आवर ग्रुप? Yes, she has been added yesterday, I think. Ranjana is also added ना? You have added her? हाँ, very nice. और एक कोई तो लड़का था रे, नकुल ही क्या? तू ऐड नहीं है अभी तक? योर एडमिशन इज कंफर्म क्या? डन, एडमिशन कंफर्म है। तो मंथन को बोल देना, वो ऐड कर देगा। लिखो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स। चलेगा, बनाना है क्या? एक ही मिनट रुको, बस एक मिनट। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स, इतना लिखा। रुको रुको रुको।
नंबर वन राइट लिख दो. राइट ऑफ वो सेम ही है. राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स. अनपेड सेलर का राइट लीन है, लीन दिया है. लीन को उन्होंने सेक्शन 46 में डाला और फिर 47, 48, 49 में एनालिसिस दे दिया. मैं बराबर कर, तुम लोग क्यों लोड लेते हो? राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स में लिखो. नंबर वन राइट क्या है सेलर्स? ऑल थ्री पॉइंट्स पूरे लिखना है. बाद में उसको ही अपन थोड़ा कंटिन्यू करेंगे. ये टर्मिनेशन ऑफ लीन बस हेडलाइन डाल के रख दो. हेडलाइन क्यों डालते हो, लिख लो ना. उसमें एक डी भी डालना है अपने को, बाई स्टॉपल. टुडे एंड टुमारो, मतलब वी हैव टारगेट दैट वी विल कंप्लीट दिस यूनिट होपफुली. चार पूरा. तुम लोग कुछ पढ़ते हो कि नहीं घर पे? मेरे से ही पूरा पढ़वाते हो वापस वापस वापस. सोगा के चारों यूनिट मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम लोगों ने घर पे रिवाइज करने चाहिए. टेक वन यूनिट डेली. एक दिन में एक यूनिट होता है. सोगा छोटा है. मैंने जो रिटर्न नोट्स दिया है वही पढ़ना है सिर्फ. ओनली राइटिंग नोट्स. अभी जैसे आप क्या है, आप यूनिट वाइज सेक्शंस लिखते हो तो आपको लगता है लिख देंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं. बट सारे यूनिट का टोटल मिला के सेक्शंस आपके दिमाग का दही हो जाएगा फिर. इसके लिए मैं मोस्टली अवॉइड करती हूँ लिखवाना सेक्शंस. जो इंपॉर्टेंट है वही लिखो. अभी 1 2 3 लिखो, एबीसी लिखो, पॉइंटर डालो. वाह. A to Z लिख दे, ABCDEFGHIJK पूरे लिख. पॉइंट. किसको इसमें डाउट था, मतलब मंथन छोड़ के, कि मैम सिर्फ एबीसी लिखना है क्या? एबीसी लिखो, 1 2 3 लिखो, पॉइंटर डालो, जो भी करो. हाईलाइट करूँ क्या? नहीं बाबा, कर देती हूँ. वापस बोलोगे मैम आपने तो. गलती हो गई, माफ कर दो. देखो कर दिया हाईलाइट. तुम लोग घर पे ऐसे एड़े जैसे करते हो क्या, घर पे भी? इसके लिए पेरेंट्स भगा देते हैं. डन. चलो स्क्रॉल करती हूँ. फिर लिखो जल्दी. 47 लिख लिया आई गेस आपने, राइट? अभी इसको जो सेल नहीं, नंबर टू नहीं है, सेलर्स लीन में कंटिन्यू करना है. टर्मिनेशन ऑफ लीन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लीन. इसके लिए तो स्टार किया है ना उसको. यस.
बोलो। इंसॉल्वेंट। रिमाइंडर मतलब बचा कुचा माल। सेलर कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन ऑन रिमेनिंग स्टॉक लिखो, रिमेनिंग गुड्स लिखो, अगर रिमाइंडर समझा नहीं है तो। मम्मी आई थी, मिली नहीं। नो नो नो, दैट्स ओके। क्या है, आ गए तो बार बार पेरेंट्स को भी तकलीफ देना, तकलीफ ले देने लायक लड़की है नहीं ना अपनी। शांति रखो, लिखो। हो गया। मैं ऐसे एक पॉइंट पढ़ा के एक पॉइंट लिखाया करूँ क्या? भूले जैसे नहीं होता ना? गजनी जैसे। म्हणजे विसरभोळ्यासारखं नाही होत का? टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट लिहायचंय ना? डी पॉइंट। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट के सी, एबीसी पॉइंट हो गया। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट में डी पॉइंट लिखो भाई, स्टॉपल। यस। डबल डबल कर लो। एंड वो होने के बाद टर्मिनेशन एंड ऑफ बेलमेंट का एक्सेप्शन भी लिखना है आपको। पॉइंट नंबर डी, एंड एक्सेप्शन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। 3 पॉइंट लिख लिए एबीसी। बोलो। जिसने एबीसी पॉइंट नहीं लिखा वो यहाँ पे भी है। नकुल लिख रहा है क्या? लिख रहा है। चार्ज। डिक्री मतलब वो डिक्री वाली डिक्री नहीं। गुजराती में लड़की को डिक्री बोलते हैं। मारी डिक्री। मारो डिक्रो। डिक्री बोलते हैं, डिक्री डिक्रो। क्या तू गुजराती है क्या? डिक्री बराबर है ना रे? डिक्री बोलते ना? कौन है गुजराती फिर? डिक्री नहीं बोलते रे। प्रियांक गुजराती है, अच्छा। नहीं रे, नहीं, ड बोलते हैं। चलो। लीन हो गया। और एक राइट अवेलेबल होता है।
सेलर के पास क्या? स्टॉपेज इन ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रास्ते में रुकाना, बीच में रुकाना। रुको बोलती हूँ, समझाने दो। अभी सेलर ने माल भेज दिया ट्रक में लोड करके, ठीक है। सेलर को अगर पता, अब लीन हो सकता है क्या बोलो? हमने डिस्कशन किया है, अब लीन नहीं हो सकता बिकॉज सेलर हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ गुड्स. बट नाउ कैन ही कॉल बैक द गुड्स if he find out that buyer is insolvent or buyer is unable to pay, then he can call back the goods. goods को वापस बुलवा सकता है. that is right to stoppage in transit. ट्रांजिट में गाड़ी को रुका देना, स्टॉप करना. क्या ये राइट सेलर के पास अवेलेबल है? ओनली व्हेन राइट ऑफ डिस्पोजल हैज बीन रिजर्व्ड. सुनो अभी, गुड्स आर डीम्ड टू बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट. कोर्स ऑफ ट्रांजिट का होना मतलब क्या है? हमने रास्ते पे कैरियर वाले को गुड्स क्या कर दिए? डिलीवर कर दिए. आइदर रास्ते पे हो गए, रेलवे में हो गए, बोट में हो गए, प्लेन में होंगे. जैसे गुड्स जा रहे हैं वैसे कैरियर एजेंट को गुड्स या कैरियर एजेंट कंपनी को गुड्स डिलीवर कर दिए हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर. जाओ बायर को देके आओ, है ना. सो अंटिल द बायर और इज एजेंट इन द बिहाफ टेक्स द डिलीवरी और कैरियर और अदर बेली, मतलब जब तक बायर का कोई आदमी लेके डिलीवरी नहीं ले जाता तब तक क्या वो इन ट्रांजिट मानी जाएगी? यस, तब तक दैट विल बी कंसिडर एज गुड्स आर इन ट्रांजिट. एक बार बायर के आदमी ने गुड्स कलेक्ट कर लिए, क्या माना जाएगा? गुड्स हैज बीन डिलीवर्ड टू द बायर. तो जब इन ट्रांजिट में गुड्स है तो क्या सेलर के पास, अभी कंसिडर करो कि राइट ऑफ डिस्पोजल हैज बीन रिजर्व. कंसिडर किया, कर लिया. अभी बोलो रुका सकता है बीच में? एजेंट ने, बायर के एजेंट ने गुड्स को रिसीव करने से, पिक करने से पहले ही कैन स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट. इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर and carrier or other belly continues in the possession of them, the transit is not deemed to be end. मतलब गुड्स गए 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 गए, बायर के पास गए, पहुंच गए, बायर ने क्वालिटी चेक किया, नहीं बोले दे डज नॉट मैच विद सैंपल, या फिर मेरे को नहीं अच्छी लगी क्वालिटी, लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, मैंने तो इतने पैसे गिने, मेरे को नहीं चाहिए गुड्स. क्या बायर रिजेक्ट कर सकता है? यस, बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स. तो बायर ने रिजेक्ट कर दिया, फिर कैरियर एजेंट वाला आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो जाते वक्त वो इन ट्रांजिट में थे, आते वक्त, ये जाते वक्त इन ट्रांजिट में थे, वो तो आप मानते हो ना, क्योंकि बायर के पास जा रहे थे. आते वक्त ट्रांजिट में थे नहीं. सो अगर बायर ने गुड्स रिटर्न किया और वो रिटर्न किए हुए गुड्स फिर से कैरियर वाले को दे दिए, तो वो गुड्स आते टाइम पे भी क्या माने जाएंगे? इन ट्रांजिट ही माने जाएंगे. आते टाइम पे भी वो इन ट्रांजिट, मतलब रास्ते में है ना गुड्स, रिजेक्ट करने के बाद एकदम जादू से सेलर के गोडाउन में थोड़ी आ जाएंगे, वो भी इससे आएंगे, कैरियर वाला ही लेके जाएगा. तो दैट विल बी कंसिडर एज गुड्स आर इन ट्रांजिट. या फिर गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप चार्टर्ड बाय बायर. हाँ, बायर ने शिप चार्टर्ड की है, बायर ने शिप हायर किया. इफ it is a question depending on the circumstances of the case whether they are in possession of the master or agent of the buyer. अगर गुड्स सेलर ने सेलर के कैरियर एजेंट वाले को दिए तो मैं मान सकती हूँ, या तो अपन क्या मान सकते हैं कि वो ट्रांजिट में है. बट बायर ने गाड़ी भिजवाई गुड्स कलेक्ट करने को, तो एज सुन एज गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द कैरियर एजेंट, मतलब बायर के एजेंट को, तो क्या गुड्स डिलीवर्ड माना जाएगा? हाँ, क्योंकि वो जो गाड़ी बुलवाई थी, भिजवाई है, बायर नहीं भिजवाई है, तो गाड़ी वाले को माल देना मतलब बायर के एजेंट को माल देना, मतलब बायर को माल देना हुआ. समझ रहे हो? उसके बाद ही क्या, नो प्रॉब्लम, गुड्स रिजेक्ट करने का राइट. बोलो. सेलर नहीं चाहिए मतलब सेलर उसके ही गुड्स है ना. सेलर के गुड्स गए बायर तक, बायर ने रिजेक्ट कर दिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम. क्वालिटी पसंद नहीं आया. अभी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, कुछ प्रोडक्ट का लो क्वालिटी, कुछ टूटा हुआ बटन विटन कुछ भी आ गया,
डिफॉल्टी पीस आ गया, आप फिर रख लेते हो क्या? नहीं, यू रिटर्न द गुड्स। क्या उनके बंदे आके गुड्स लेकर जाते हैं? उनके बंदे आके गुड्स लेके जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बायर का राइट होता है कि वो गुड्स को आइदर रिटर्न करे या फिर रख ले। और रिटर्न करने के क्या ग्राउंड्स है कि पसंद नहीं आया, क्वालिटी प्रॉब्लम है, हो सकता है। सेल है कि एग्रीमेंट टू सेल है? सेल है। सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आएंगे। एग्रीमेंट टू सेल वही चीज होती है जो कि फ्यूचर में जिसका डिलीवरी होने वाली है। तो एग्रीमेंट टू सेल का सवाल ही नहीं आता क्योंकि वो फ्यूचर गुड्स के बारे में होता रहता है। दैट विल बी कंसिडर एज सेल एंड देन सेल हैज बीन रिजेक्टेड। रिवर्स हो गया एंट्री, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। वेयर पार्ट ऑफ द गुड्स हैज बीन मेड टू द बायर और एजेंट इन दैट बिहाफ, द रिमाइंडर ऑफ द गुड्स में be stopped in transit unless such part has been given such circumstances to show an agreement to give the possession of the whole goods। मतलब क्या है, बायर ने आधा गुड्स पार्ट डिलीवरी क्या किया, भेज दिया सेलर के पास। अभी सेलर ने बायर के पास भेज दिया, बायर का ऐसे एक कंडीशन है कि सर पार्ट डिलीवरी मत भेजाओ, मुझे अभी पूरा माल चाहिए, मैं आपको पूरे पैसे देने को तैयार हूं। तो क्या सेलर कैरियर एजेंट को बोल के ट्रक वापस बुलवा सकता है? बुला सकता है, ताकि उसमें क्या करे, फुल माल लोड करके वो ही बायर को डिलीवर कर सके। नाउ हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्टेड, द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। कैसे? आइदर बाय टेकिंग एक्चुअल पोजेशन ऑफ गुड्स और बाय गिविंग नोटिस ऑफ हिज क्लेम टू कैरियर और बेली इन हुज पोजेशन ऑफ द गुड्स आर। आइदर क्या कर सकता है, गुड्स का एक्चुअल पोजीशन उसके पास ले लेगा या फिर कैरियर एजेंट को नोटिस देगा, सर वो जो आपके पास गुड्स है ना, वो आप जो मेरे बिहाफ पे होल्ड कर रहे हो, क्योंकि राइट ऑफ डिस्पोजल हैज बीन रिजर्व, जो मेरे बिहाफ पे होल्ड करो, एक काम करो आपके पास ही रखो, दो देना मत बायर को, उसका पैसा नहीं आया है। जब पैसा आएगा बायर का मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, तब दे देना। तो ये गुड्स आइदर खुद के पास वापस पोजेशन लाना या फिर कैरियर एजेंट को क्या बोलना कि बाबा तू तेरे पास रख, इसे भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट ही बोला जाएगा। सच ए नोटिस गिवन में आइदर टू अ पर्सन इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स और टू हिज प्रिंसिपल्स। जिसके पोजीशन में गुड्स है, क्या उसको नोटिस दिया, कैरियर एजेंट को दिया या फिर उसके प्रिंसिपल को दिया। In later, the notice to be effectual shall be given at the time and in such a circumstances that the principal by exercise of reasonable diligence may communicate to his servant or agent in the time to prevent the delivery to the buyer। उसको क्या करना पड़ेगा, बायर को नोटिस देना पड़ेगा, कन्वे करना पड़ेगा कि सर आपका पैसा नहीं आया, तो हमने क्या कर दिया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया है, आपको अभी गुड्स का डिलीवरी तभी मिलेगा जब आप फुल प्राइस का पेमेंट करोगे। Next, when notice of stoppage in transit is given by seller to the carrier agent, he shall re-deliver the goods to according to the direction of the seller। सेलर का जैसे ही नोटिस गया, सेलर का जैसे ही ऑर्डर गया कैरियर एजेंट को, तो अभी कैरियर एजेंट का क्या करना पड़ेगा, कैरियर एजेंट को सेलर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आइदर गुड्स को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, रीसेल करना पड़ेगा या रिटर्न लाकर वापस सेलर को देना पड़ेगा। बोलो। वापस लीन शुरू हो जाएगा? नहीं, गुड्स वापस लिए ही इसके लिए है क्योंकि बायर पैसा नहीं दे रहा है, अभी वो वापस क्यों उसको द लीन, नहीं लीन खत्म हो जाएगा। बायर अगर चाहो, सेलर चाहो तो वो गुड्स किसी और को क्या और को सेल कर सकता है, किसी और कस्टमर को कल कर सकता है। बायर को नोटिस तो तभी दे दिया है जब हमने स्टॉप कर दिया ट्रांजिट में कि सर वी कैन नॉट डिलीवर द गुड्स बिकॉज प्राइस हैज नॉट बीन पेड, सो गुड्स आर रिटर्न बैक टू द सेलर, या फिर सेलर के डायरेक्शन में किसी और को बायर को दे दिए है गुड्स क्योंकि वो उसका पैसा पहले आ गया है, तो हो सकता है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कौन से सिचुएशन में एक्सरसाइज किया जा सकता है, या फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज करने के लिए व्हाट कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। द सेलर मस्ट बी अनपेड, ऑफ कोर्स पैसा नहीं दिया है इसके लिए तो सब कुटाने कर रहा है, लीन कर रहा है, स्टॉपेज कर रहा है, सेलर अनपेड होना चाहिए। दूसरा, क्या सेलर शुड बी पार्टेड विद द पोजीशन। अगर गुड्स सेलर के पास हो तो वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है,
तब वो क्या करेगा, तब वो लीन करेगा. When the goods are parted with the possession of seller, then he can exercise right of stoppage in transit. Goods must be in transit. रास्ते में होने चाहिए. देखो इधर मैं सेलर हूँ और वो पर्दा बायर है. यहाँ से यहाँ तक मतलब जो जा रहे हैं गुड्स, मतलब क्या गुड्स कहाँ पे है, रास्ते में है, ट्रांजिट में है. ट्रांजिट नॉट रिक्वायर्ड कि रोड से ही हो, आइदर आपके शिप मोड से होगा, रेलवे से होगा, फ्लाइट से होगा, कुछ भी हो सकता है. सो गुड्स शुड बी इन ट्रांजिट. दूसरा मेन, बायर क्या होना चाहिए, इंसॉल्वेंट. बायर कुड नॉट एबल टू पे द मनी. सेलर को पता चला और बायर पैसा नहीं दे पा रहा है, देन सेलर क्या कर सकता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता है. एंड राइट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 50. प्रोविजन 50 क्या बोलता है, इवन इफ अगर आपका पैसा देने के लिए तैयार नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज कर सकते हो. अगर इंसॉल्वेंट हुआ तो सवाल ही नहीं आता, तो कोई भी करेगा ना. तब तो हम गुड्स अगर हमारे पास है तो हम लीन करेंगे, रास्ते में है तो स्टॉप कर देंगे. इंसॉल्वेंट होने पे तो कोई भी वो स्टेप उठाएगा. मेन है कि अगर वो पैसा देने को तैयार नहीं है तो भी हम क्या करेंगे, गुड्स को वापस ले आएंगे. हमारा कंडीशन था, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, पहले साइन करके दो. अभी आप साइन नहीं करके दे रहे हो तो हम हमारा गाड़ी वापस लेके जा रहे माल का. वापस लेके आना पड़ेगा, तो बायर को थोड़ा बहुत डैमेजेस देना पड़ेगा अगर सेलर मांगे तो. ये राइट ऑफ स्टॉपेज हुआ. राइट मतलब क्या, हमने हमारा राइट एक्सरसाइज किया है कुछ सर्कमस्टांसेस के वजह से. यहाँ पे सेल बायर खुद ही फोन करके सेलर को बोल रहा है, तो वो राइट एक्सरसाइज करना नहीं हुआ, वो तो ओके है, दैट इज ओके. सेलर इफ बायर हैव नो मनी, उसने खुद ही बोल दिया सर पैसे नहीं है, आपका गुड्स वापस ले जाओ. आप बोलोगे हमने अभी इतना खर्चा किया आपको गुड्स भिजवाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में 1,000 रुपए लगाए, वो 1,000 रुपए दे दो. termination of contract हुआ and then seller due by the fault of buyer, so the seller can recover amount from buyer. Duration of transit, the goods are deemed to be in course of transit from the time when they are delivered to the carrier. जिस मोमेंट पे कैरियर एजेंट को पैसा दिया, सॉरी जिस मोमेंट पे कैरियर एजेंट को गुड्स दिया, उस मोमेंट से लेकर तो फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, उस मोमेंट से लेकर तो जब तक बायर का कोई आदमी या बायर वो गुड्स का क्या नहीं ले लेता, कस्टडी नहीं ले लेता, तब तक गुड्स कहाँ माने जाएंगे, तब तक गुड्स माने जाएंगे कि वो कहाँ पे है, इन इन ट्रांजिट है, ट्रांजिट में है. जो कैरियर है उसे बेली क्यों बोला गया है बार बार, बेली क्यों बोला गया बार बार, व्हाट इज बेली, टेल मी. बेलर, बेली, बेलर मतलब क्या, जो गुड्स को यूज करने के लिए देता है. यस, बेली मतलब ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम फॉर सम पर्पस. कैरियर एजेंट के पास थोड़े टाइम के लिए गुड्स देना मतलब क्या, उसको वो गुड्स का ध्यान रखना होगा एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस. उसका पर्पस फुलफिल होने के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, इसके लिए उसको क्या बोला है, बेली बोला है. क्या बेली के भी कुछ ड्यूटीज एंड राइट्स होते हैं, यस. तो वो सारे राइट्स एंड ड्यूटीज कैरियर एजेंट वाले पे अप्लाई हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे. टेल मी, ट्रांजिट कब होगा खत्म, जैसे अपना लीन कब टर्मिनेट हुआ था, बायर को गुड्स दे दिया. व्हेन ट्रांजिट विल बी ओवर, व्हेन, यस, व्हेन गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द बायर और व्हेन सेलर इज बीन पेड. अभी अनपेड ही नहीं है तो वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर ही नहीं सकता है, वो एक चीज. या फिर बायर ऑब्टेन डिलीवरी बिफोर अराइवल ऑफ गुड डेस्टिनेशन, मतलब क्या, पहले ही बायर को गुड्स का डिलीवरी मिल गया, उसको कैरियर थ्रू पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ी, मे बी बायर ने खुद के एजेंट भिजवा दिए होंगे, खुद की गाड़ी भिजवा दी होगी, तो वहां पे भी ट्रांजिट विल कम्स टू एन एंड. या फिर कैरियर और बेली एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही इज होल्डिंग गुड्स ऑन हिज बिहाफ. जैसे सेलर ने कैरियर वाले को गुड्स दिए, तो अभी कैरियर वाला किसका सुनेगा, सेलर का सुनेगा, सेलर के डायरेक्शन पे काम करेगा. व्हाट इफ राइट ऑफ डिस्पोजल हैज नॉट बीन रिजर्व्ड बाय द सेलर, तो मतलब सेलर ने कैरियर वाले को दे दिया गुड्स, काम हो गया खत्म. कैरियर वाला बाद में पूछेगा क्या सेलर को, नहीं. वो किसका नंबर लेगा,
बायर का नंबर लेगा, बायर को क्या बोलेगा, सर मैं आपके बिहाफ पे क्या कर रहा हूँ, गुड्स होल्ड कर रहा हूँ। आपके बिहाफ पे गुड्स होल्ड करने का मतलब अल्टीमेटली वो कैरियर वाला बाय स्टॉपल और बाय एक्नॉलेजमेंट खुद को कौन बोल रहा है, बायर का, खुद को बायर का एजेंट बोल रहा है। तो अब लाइबिलिटी किसका, अब बायर का। वो बायर के डायरेक्शन पे जहां जाना है वहां जाएगा, बायर उसको गूगल मैप का लोकेशन देगा, बायर बोलेगा कौन से गोडाउन में क्या करना है, गुड्स को सेंड करना है। व्हेन when the right of disposal has not been reserved by the seller. If the carrier wrongfully refused to deliver the goods to the buyer, कैरियर वाला बायर को गुड्स डिलीवर नहीं कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है कुछ, तो खुद ही भाग गया गुड्स लेकर, तो भी ट्रांजिट विल कम्स टू एन एंड। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी फिर किसका आ जाएगा, कैरियर वाले का आ जाएगा। वेर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर विच इज हायर्ड बाय द बायर, सो एज सुन एज गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर विच इज हायर्ड बाय द बायर, देन सेलर का लाइबिलिटी खत्म। क्या इन ट्रांजिट मानेंगे, फिर नहीं मानेंगे इन ट्रांजिट। बायर ले गया बोलेंगे अभी कुछ भी कर, लेके जा, जला दे, गोडाउन में डाल, हमें क्या, है ना। In transit will over where the part of delivery has been made to the buyer, the transit will come to an end for the remaining goods which are yet in course of transmission. मतलब क्या कि पार्ट डिलीवरी क्या है, पार्ट डिलीवरी चला गया है, बायर को पार्ट डिलीवरी चला गया है, और दूसरा वाला क्या है, इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है, दूसरा भी बायर को क्या कर रहा है, जा रहा है या ऑलमोस्ट पहुंच गया है, रिमाइंडर गुड्स है, रिमेनिंग डिलीवरी। तो क्या माना जाएगा कि ट्रांजिट विल कम्स टू एन एंड, buyer has taken the possession of the remaining goods, that is goods parted, so it is considered that the transit will comes to an end। या फिर where the goods are delivered to ship chartered by the buyer, मतलब चाहे आपका शिप हो, चाहे प्लेन हो, चाहे चॉपर हो, कुछ भी हो, अगर बायर ने उसको हायर करके दिया है, बायर का बंदा आया है गुड्स लेने को, तो इन ट्रांजिट तभी खत्म हो जाएगा जब वो गुड्स को क्या करेगा, सेलर लोड करेगा गाड़ी में, तब in transit will comes to an end। So tell me, when can seller exercise right of stoppage in transit? Number one, seller should be unpaid, most importantly seller should be unpaid one। unpaid होगा तो ही वो लीन करेगा, unpaid होगा तो ही वो right of stoppage in करेगा। So seller being unpaid is very much important। Secondly, सेलर शुड पार्टेड विद द पोजेशन, है ना, सेलर शुड पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ द गुड्स से दूर चाहिए, तभी जाके ही कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन। नेक्स्ट, बायर शुड बी इंसॉल्वेंट, बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए, ही इज नॉट लाइबल टू कैपेबल ऑफ पेइंग द अमाउंट, देन ओनली ही कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। और कौन सी चीजें हैं, गुड्स शुड बी इन ट्रांजिट, गुड्स बीच में रास्ते में होने चाहिए, तभी जाके वो स्टॉप कर पाएगा। बायर के पास पहुंचने के बाद कुछ करेगा क्या, देन, हाँ, गुड्स बायर के पास पहुंच गए, इसको बाद में लेट पता चला, देन उसके हाथ में क्या है, देन ही कैन जस्ट सीव द बायर फॉर द प्राइस, और उसमें भी बायर हो गया इंसॉल्वेंट, तो क्या उसको पूरा प्राइस मिलेगा, प्रपोर्शनेटली उसको रिडक्शन करके मिलेगा। और एनीथिंग विच इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 50, प्रोविजन 50 मतलब अपना गुड्स इन ट्रांजिट है। ट्रांजिट मतलब कब, जब सेलर ने गुड्स कैरियर के पास दिए हैं वो मोमेंट से लेकर, तो कैरियर वो गुड्स किसके पास देगा, सेलर के पास या सेलर के बायर के आदमी के पास, तब तक वो किस में माने जाएंगे, ट्रांजिट में माने जाएंगे। क्या कभी ट्रांजिट खत्म होगा, यस, व्हेन ट्रांजिट विल कम्स टू एन एंड, जब बायर को डिलीवरी मिल जाएगा, जब बायर ने शिप को या बायर ने गाड़ी को क्या किया है, हायर किया है, जब सेलर को पैसा मिल गया है तब खत्म हो जाएगा। या कैरियर एजेंट ने फ्रॉडुलेंटली रिफ्यूज किया है पैसा देने का, गुड्स देने का बायर को, तो लाइबिलिटी किसका, कैरियर एजेंट का हुआ। सो इन दिस केस योर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट विल बी टर्मिनेटेड, मतलब विल कम्स टू एन एंड। बोलो, किसने किया, सेलर ने किया।
हम्म. That is depend when right of disposal. Right of disposal is reserved with the seller. राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर ने उसके पास रखा था क्या? राइट ऑफ डिस्पोजल अगर सेलर ने उसके पास रिजर्व रखा था और कैरियर एजेंट ने कुछ नुकसान किया, तो देन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं मैं तो बायर के लिए लाइबल कौन होगा? बायर के लिए सेलर लाइबल होगा, बिकॉज ही विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ कैरियर एजेंट, है ना? सो अगर इनकेस ऐसा हो सकता है कि बायर ने आधा पैसा भिजवा दिया है, तो वो आधे पैसे के लिए उसको उतना डिलीवरी देना चाहिए गुड्स का, या प्रपोर्शनेट गुड्स का डिलीवरी देना चाहिए. फॉर द बायर, carrier seller will be liable, but will seller recover from the carrier agency? Yes, seller will recover from the carrier agency, because उन्होंने क्या किया है, फ्रॉड किया है. एक पार्टनरशिप का बोलती हूँ, पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर, राइट? पार्टनर्स और एजेंट ऑफ ईच अदर, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट. तो अगर किसी पार्टनर ने थर्ड पार्टी का लॉस किया, जैसे दो पार्टनर है साइकिल की दुकान पे बैठते हैं, एक आदमी आया साइकिल रिपेयर करने को, और तब तक ए और बी दो पार्टनर है, बी चला गया था खाना खाने. सो ए ने क्या किया, साइकिल रिपेयर करके दिया, साइकिल रिपेयर करके दिया और उसमें उसने नकली पार्ट डाल दिया, नकली पार्ट डाल दिया. तो थोड़ी देर बाद कस्टमर वापस आया जब बी खाना खा के आ गया था, तो बोले आपने ये क्या किया, नकली पार्ट डाला, मेरा नुकसान भी हो गया. तो क्या किया, उसको नुकसान भरपाई करके दी. तो ये ए और बी का मिलके 400 रुपया, 400 रुपया क्या हुआ, लॉस हुआ. सो ये लॉस के लिए प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग क्या थर्ड पार्टी को वो लाइबल थे? बी ने क्या किया, बी ने कस्टमर को भर के दे दिया, बी ने कस्टमर को क्या किया, भर के दिया, क्योंकि उसका नुकसान किया. बट दूसरा पर्सन बीइंग हिज एजेंट और हिज प्रिंसिपल, क्या वो लाइबल था टू पे ऑफ द लॉस? ही वॉज लाइबल. मेरे को क्या बोलना है कि बायर के हिसाब से डिलीवरी कौन दे रहा है उसको? बायर के हिसाब से तो डिलीवरी सेलर दे रहा है, इधर सेलर खुद ला कर दे या फिर उसके एजेंट को भेजे. तो सेलर सेलर बायर के लिए लाइबल होगा, नो डाउट. बट क्या सेलर, मतलब वो बोलेगा मैं बायर को भी पैसा दूं और इधर भी पैसा भरूं, बट क्या वो सेलर एजेंट वाले से, मतलब जो कैरियर एजेंट है, उससे लॉस रिकवर करेगा? डेफिनेटली ही विल रिकवर द लॉस. जहां पे उसकी लाइबिलिटी थी एज अ प्रिंसिपल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, प्रिंसिपल का लाइबिलिटी होता है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी को कोई लेना देना नहीं होता है. परफॉर्मेंस कौन दे रहा है, प्रिंसिपल दे रहा है कि एजेंट दे रहा है? मैं प्रिंसिपल हूं और मैंने तेरे को अपॉइंट किया, मैंने आकांक्षा को अपॉइंट किया एक पार्टी के 10,000 रुपए देने. तूने क्या किए, मेरे से 10,000 रुपए लेकर भाग गई. मैं वो पार्टी के लिए लाइबल हूं क्या? वो पार्टी को क्या करने का है, तू 10,000 लेके भाग गई, उसको तो उसके 10,000 से मतलब है. मेन ट्रांजेक्शन किसने किया है उनके साथ? मैंने किया है, मतलब प्रिंसिपल हूं मैं, मैंने किया है. तो I will be liable to the third party. I will pay third party 10,000 rupees. But tell me, will I recover this 10,000 rupees from you? Definitely I will do that. तो ये मुझे बोलना है कि seller will be liable to buyer. But क्या seller will recover from the carrier agent? He will recover his loss. ऐसा. बायर पैसे लेगा, हाँ ऑफ कोर्स. रिकवर रिकवर करेगा मतलब आइदर गुड्स रिकवर करेगा, तू जो मेरे गुड्स लेके गया था बेचने के लिए, स्मगलिंग के लिए, वापस दे के आ. वैसे सेलर के पास बोल रहे हैं ना, बायर के पास क्या ऑप्शन है? मतलब सपोज बायर ने 50% अमाउंट पे किया, तो हाँ नहीं लेना है मेरे को, टाइम से डिलीवरी नहीं मिला, तो बायर को पैसे दो. नहीं तो बायर बोल सकता कि चलो ठीक है, एक दिन है आपके पास, एक दिन में गुड्स डिलीवर कर दो. तो फिर सेलर को दूसरे कैरियर एजेंट वाले को हायर करके गुड्स डिलीवर करवाना होगा. बायर हैव ऑप्शन आइदर गुड्स और मनी, नो प्रॉब्लम विद दैट. हाँ ऑफ कोर्स एट द ऑप्शन ऑफ बायर, बिकॉज अगर ट्रांजिट में कोई फ्रॉड हुआ है, गड़बड़ हो गई है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी हुआ है, तो क्या सेलर को बायर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, सर हमने गुड्स को रुकवा दिया है, या कुछ प्रॉब्लम हो गई है, गुड्स चले गए, तो बायर बोलेगा ठीक है फिर रहने दो, या फिर पैसे मांगेगा, जितने दिया है उतने वापस.
अभी राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में कुछ डिफरेंसेस हमें दिए हैं, बट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एक एक जन बोलेगा लीन और ट्रांजिट में तुमको क्या फर्क लगता है। लीन मतलब रिटेन, ट्रांजिट मतलब रीगेन। लीन का मतलब होता है टू रिटेन द पोजीशन, ट्रांजिट मतलब टू रीगेन द पोजीशन। रीगेन मतलब खोई हुई चीज को वापस गेन करना, खोया हुआ प्यार जैसे होता है। सो खोई हुई चीज को वापस गेन करना, दैट इज रीगेन। बट रिटेन मतलब अपनी ही चीज को अपने पास रखना, दैट इज रिटेन। और क्या फर्क है, एक तो मैंने बोल दिया। ऐसा है कि right of stoppage in transit can be exercised when right of lien can be terminated, right? When lien is terminated, stoppage can be exercised. lien खत्म होने के बाद stoppage शुरू होएगा, that is also one point of difference। और कि मैं ही बोलूं, तुम सुन रहे हो बस? और क्या लगता है? चलो डिफरेंस के पॉइंट्स हम कल डिस्कस करेंगे फ्रेश माइंड से। अगला पॉइंट लिख लो, नंबर 2। नंबर 2 लिख लो। नंबर 2 राइट क्या है? right of stoppage in transit. Number 2, right of stoppage in transit. right of stoppage in transit में जो हाईलाइट किया है वो लिख लो। यस, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के आगे उसका मीनिंग लिख लो। देन कौन से कंडीशंस में राइट ऑफ स्टॉपेज एक्सरसाइज होता है वो लिख लो। फिर ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट लिख लो। कल के लिए जिन्होंने आज नहीं किया उनको ट्वाइस करना है जो क्वेश्चंस आज करने थे, प्लस कल के लिए 6, 7, 8 3 क्वेश्चंस विल बी फॉर होमवर्क। जिसको नहीं करना है पनिशमेंट भी मैंने एडवांस में दी है। और जो आज नहीं आए हैं वो कल आके बोलेंगे मैम हमने होमवर्क नहीं किया, तो उनसे एक्सपेक्टेड है कि 2, 3, 5 दो बार करना। ऑनलाइन में मैं बोल देती हूँ, अनाउंस कर देती हूँ वापस। थर्ड वाला एक्सप्लेन कर दूंगी मैं कल, along with other questions also। फटाफट लिखो, जितना जल्दी लिखोगे मैं उतना जल्दी छोड़ दूंगी। जस्ट अ मिनट। हाँ, उसके बाद भी थोड़ा लिखना है। तुम लोग गाड़ियां कहाँ पार्क करते हो? सामने अपोजिट साइड। बट क्या वहां पे बैन कर दिया है क्या? पार्किंग नॉट अलाउड बोल रहे हैं, मतलब आई ऑल्सो पार्क देयर। स्टेटस पॉइंट के अपोजिट साइड। हाँ क्या? यहाँ के एक कोई मेरे को नहीं समझ रहा है। देखो मैं उधर से आती हूँ, ऐसे ऐसे आती हूँ वो साइड से, वो सिग्नल क्लास लेफ्ट हैंड साइड लगता है। यस, नियर बाय लेन जाती है। बट वो लेन में लेन है वो कहीं पे।
कैफे तो नहीं पता, बट आई विल फाइंड आउट, क्योंकि मुझे आज पता चला गाड़ियां उठाते हैं वगैरह वगैरह। क्यों ऐसा रूल कर दिया, क्या पता। वी हैव ऑप्शन कि बाबा, मैं आई हैव ऑप्शन ऊपर गाड़ी पार्क करने का इन द टेरेस, बट इनकन्वीनियंट है मेरे लिए। चलो, बहुत लिखना है, पटपट लिखो, 2 तक टारगेट है आपका, पूरा करना है। जल्दी लिखोगे तो मैं जल्दी छोड़ दूंगी। समझा दिया मुझे, आज जो समझाना था वो, आज का मेरा टारगेट खत्म है। लिखने का अपन कल करेंगे। असं नसतं। क्या नाम रखा था अपन ने अवनी का उस दिन? रबर चोर है। कंडीशंस हो गए, कंडीशंस हो गए। उसके बाद ड्यूरेशन लिखो, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, कोई बात नहीं, मैंने एक लाइन बाद में हाईलाइट किया, अगर नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। व्हेन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड के पॉइंटर लिखना चालू कर दो। पहले ये लिख लो। हो गया क्या? ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट चल रहा है क्या सबका? यूनिट 3 रेडी है, पीडीएफ उन्नति। यूनिट 3 ठीक है। रेडी कर देना, मतलब फ्राइडे को डाल सकते हैं, आफ्टर माय लेक्चर इमिडिएटली डाल देना। डन। हाँ, व्हेन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड का नंबर 1 हो गया। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। वैसे भी अभी पूरा जब तक होता है मैं छोड़ूंगी नहीं क्लास। आप मन में बोल रहे रहेंगे मैम से समथिंग न्यू। चलो, लिखना चालू कर दो। व्हेन बायर और अदर बेली ऑब्टेन्स डिलीवरी। बेली मतलब कैरियर एजेंट को बायर बोला जा रहा है। कैरियर एजेंट को बेली बोला जा रहा है। इतना लिख लो और ब्रेक ले लो, पर लिखना है सबको।
ऑनलाइन में लिख रहे हो प्रेरणा, सुयांश, आर्या, 2, 3, 4, 5, 6, 7. When transit will comes to an end के 7 पॉइंट है एक्चुअली, उसमें 2 पॉइंट सेम सेम घुमा फिरा के दिए हैं, बट एनीवेज लिखना है भूषण, सिर्फ हाईलाइट नहीं करके लेना है, मार्क नहीं करके लो, लिखो भी। अगेंस्ट द गुड्स क्या क्या राइट देखे हमने? एक देखा राइट ऑफ लीव, एक देखा राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और एक राइट क्या डिस्कस किया था इनिशियली? रीसेल, राइट टू रीसेल रह गया है अपना। सबका हो गया? नहीं, ठीक है, लिखो। जिनका लिखना हो गया है और जिनको ब्रेक लेना है विदाउट डिस्टर्बिंग एनी अदर, आराम से क्लास के बाहर जा सकते हो। जो लिख रहे हैं वो लिखो, खत्म किए बिना उठो मत आज। जिनका हो गया आराम आराम से बाहर जाओ। डोर लगा लो। लिखो लिखो लिखो, मैं यहीं पे हूं अभी तक, लिखो। स्क्रीन ऑफ करूं? चलेगा? एवरीवन डन? Okay, so we will stop here for the day. Tomorrow's homework need to be remembered. बाकी कल देखते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे।